हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है इसको हम समझते हैं। इसके लिए हमको टोटल धाराएं जो हैं वो 167 का को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इसलिए मैं जो भी आपको धाराएं बताऊं उसको आप नोट करते चलिएगा, जो आपके एलएलबी के पेपर्स में और जुडिशरी में या एपीओ में बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो इससे इंडियन एविडेंस एक्ट को शुरू करने से पहले अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान दें तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आता है तथ्य और सुसंगत तथ्य। तथ्य और सुसंगत तथ्य मतलब फैक्ट और रिवेलेंट फैक्ट। अब सबसे पहले अगर तथ्य की बात करें तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में तथ्य की परिभाषा दी गई है। तथ्य क्या है? तथ्य वो है सभी समान हो सकता है जिसको हमारा शरीर या हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रिय को टच कर सकता है, महसूस कर सकता है, सूंघ सकते हैं, उसको हम तथ्य कहते हैं, जो धारा 3 के अंतर्गत आता है, जिसकी परिभाषा दी गई है। अब अगर हम रिवेलेंट फैक्ट की बात करें तो ऐसी कोई भी वस्तु जिससे वो इंसान जुड़ा हुआ है, या सुसंगत तथ्य मतलब रिवेलेंट फैक्ट वही होता है जब दोनों का मेल आपस में होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी अलमीरा में अगर बुक रखी है और हम उसको देखते हैं तो हमारा और किताब का क्या हो गया? एक रिवेलेंट फैक्ट हो गया, क्योंकि हमने उसको देखा है। ठीक है, या तो अगर कह सकते हैं जैसे हम किसी भी चीज को जो सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या हम किसी भी चीज को देख सकते हैं तो वो हम रिवेलेंट फैक्ट हो गया, जो कि घटना घटित होने के बाद होती है या उसको महसूस किया जा सकता है या एक अनुमान लगाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड अ रिवेलेंट फैक्ट। अब अगर हम साक्ष्य, अब इसकी मेन परिभाषा पे आए तो साक्ष्य की परिभाषा क्या है, एविडेंस की परिभाषा क्या है? तो साक्ष्य अधिनियम कहता है साक्ष्य वह संसाधन है जो प्रस्तुत करने पे या साबित करने के लिए न्यायालय के सामने जो प्रस्तुत किया जाता है। साक्ष्य वह साधन है जिसको हम किसी भी कार्यवाही जो चल रही है हमारी न्यायालय में, उसमें हम पक्ष या विपक्ष के को साबित करने के लिए जो भी सामान या जो भी प्रूफ हम कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं उसको हम साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य का मतलब वह सभी सामान जो हमसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको हम साक्ष्य कहते हैं। अब बात करते हैं कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, साक्ष्य देखिए, एक मौखिक साक्ष्य हो गया है, दस्तावेजी साक्ष्य हो गया जिसपे कुछ लिखा रहता है। तीसरा हो गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और एक हो गया अनुश्रुत साक्ष्य, सुना हुआ। ठीक है, तो हम इसमें एक एक साक्ष्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें मेन इंपॉर्टेंट अगर एविडेंस की बात करें तो जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए कि कोई आ नाम का व्यक्ति किसी बा नाम की महिला का बलात्कार करता है और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और वहां से वो भाग जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आ नाम के व्यक्ति ने ही किया था? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर आ नाम का व्यक्ति बा नाम की महिला का अगर बलात्कार करता है तो मेडिकल जांच में आई डीएनए रिपोर्ट हो सकती है, या उसको मारने के समय उसने जो अस्त्र यूज किया होगा उसका फिंगरप्रिंट होगा, या उसने वो जब इंसान जब अंदर गया होगा ये घटना करने के लिए तो उस घर में जब वो गया होगा उसने अगर कोई चीज छुई होगी तो वहां का जो फिंगरप्रिंट प्रूफ हो गया। तो ये सब क्या है? सर्कमस्टेंशियल, मतलब इंसान उस घटना के बावजूद उस घटना के समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक सर्कमस्टेंस होता है कि ये घटना घटने के बाद हम किस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे बलात्कार हो जाने के बाद जब महिला का डॉक्टर जब चेकअप करता है तो वो बताता है कि कहां कहां पर क्या क्या चीज घटित हुई है। ठीक है,
और आने जाने का समय या कोई अगर उसको देखता है तो वो सब क्या हो गया, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट हो गया, जिसको हिंदी में परिस्थितिक जन्य साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, अब आता है, इसके बाद आता है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, ये आती है हमारी धारा 4 के अंतर्गत। तो धारा 4 में निश्चायक सबूत क्या करता है कि जो प्रूफ को निश्चय करे, मान लीजिए कि न्यायालय में कोई तहरीर चल रही है, कोई मुकदमे की जिसकी सुनवाई हो रही है, और आ नाम का व्यक्ति अगर बा नाम के व्यक्ति पर कुछ भी आरोप लगाता है, तो न्यायालय कहता है वकील से कि आपके पास क्या सबूत है कि आप कह सकते हैं कि आ ने जो काम किया वो बा के ऊपर है। तो आ और बा के बीच में जो घटना घटित हुई होती है, तो उसका कोई ना कोई सबूत होता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खोजती है। अगर मिल जाता है और वो न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, और जब जज उसको देख लेता है और उसको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कंफर्म प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसको हम निश्चायक सबूत कहते हैं, जो धारा 4 के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक अगले टॉपिक की बात करें, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे साबित ना हुआ। अब साबित ना हुआ कि मान लीजिए कि अगर किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और दो लोगों के बीच मुकदमा है, पक्ष ने विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया कि फला ने हमसे ऐसा सा कोई काम किया था और जिसके लिए उसने मुझे पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो न्यायालय पूछेगा कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है। तो अब भले उसने जान पहचान में दिया हो, लेकिन विपक्ष जो है वो पलट गया, वो खुद जानता है कि हम पलट चुके हैं, लेकिन इस चीज का कोई सबूत नहीं है, इस चीज का कोई सबूत नहीं है जो न्यायालय के समक्ष ये पेश कर पाए कि नहीं इन्होंने हमसे पैसा लिया था और इसकी ये लिखा पड़ी है। तो जब वो सबूत नहीं दे पाएगा तो ये पूरी घटना जो होगी वो ना साबित हुआ, मतलब जो एविडेंस वो देना चाहता था वो प्रूफ नहीं हुआ कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को पैसा दिया है, जिससे वो प्रूफ कर सके कि ये एविडेंस जो है वो इस बात को साबित करता है कि फला व्यक्ति ने इससे पैसे लिए थे। अब बात करते हैं विवादक तथ्य की, फैक्ट इन इशू जिसे कहा जाता है। तो ये भी हमारा धारा 3 के अंतर्गत ही आता है। तो सामान्य रूप से अगर जनरल रूप से देखा जाए तो विवादक तथ्य उन तथ्यों कहते हैं कि जो पक्षकार के अधिकार होते हैं और उनके जो दायित्व होते हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जा सके कि जिस बारे में वाद या कार्यवाही की जांच हो रही है, जिस बारे में वो जांच हो रही या कार्यवाही हो रही है, उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। मतलब उस सबूत के अनुसार समान रूप से विवादक तथ्य उन तथ्यों को कहा जाता है जिनसे पक्षकार के अधिकारों और दायित्वों के बारे में यह अनुमान लगाया जा सके कि हाँ भाई ये घटना सच में ऐसी ऐसी घटित हुई है और इस विषय में ये डिस्कशन किया जा रहा है न्यायालय के समक्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विवादक तथ्य। अब अगर इसमें हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है पंचनामा। तो पंचनामा देखिए क्या होता है कि अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्षियों के रूप में जो साक्ष्य होते हैं, साक्षियों के रूप में जो समन लिया जाता है, उसको हम पंच कहते हैं। ठीक है, और पंचनामा उन बातों का एक अभिलेख होता है, जो पंचनामा मात्र उन बातों का अभिलेख होता है जो कुछ पंच ने देखा होता है, जो कुछ वहां के लोगों ने देखा होता है, और पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है, एक ब्यौरा, एक अभिलेख तैयार करती है। ठीक है, ताकि जब उसे कटघरे में बुलाया जाए तो उससे पूछा जाए कि हाँ आपने ये चीज देखी है, उसका एक ब्यौरा नोट कर लिया जाता है। उसी को पंचनामा कहते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है साक्षियों के समन के लिए। साक्षियों का समन जब लिया जाता है, जो वहां पर घटना घटित हुई होती है, तो वहां के व्यक्तियों से पूछती है और एक पंचनामा तैयार करती है कि फला फला व्यक्ति ने ये ऐसी ऐसी घटना देखी है, और वह पूरी क्रिया जो होती है वो पंचनामा देती है। मतलब तलाशी के समय जो भी पंचनामा या जो कुछ भी वहां मिला था, जो कुछ भी मिला, जिसका कोई साक्ष्य नहीं होता, जो कुछ भी वहां मिला था, उन चीजों को ही पंचनामा की प्रक्रिया दी गई है। इसमें एक बहुत ही फेमस वाद है, एम्परर बनाम रुस्तम लाम 1931 34 बॉम्बे LR 267 का, इसमें ये सब था।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, आधा अधूरा मत देखिए।